आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में 17 नवंबर से काशी तमिल समागम का होगा आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने समागम की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश की नई औद्योगिक नीति राज्य में निवेश को आकर्षित करने में सहायक साबित होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सर्वेक्षण में मिली आकृति की वैज्ञानिक विधि से जांच संबंधी याचिका मंजूर की। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आगामी 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कल इसकी तैयारियों का जायजा लिया। बाद में सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि काशी तमिल समागम का उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति की इन दो परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की एक समझ निर्मित करना और लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि तमिल समागम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करेगा। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भाषाओं को महत्व दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय काशी में 1 महीने तक तमिल समागम का आयोजन कर रहा है। 17 तारीख से दिसंबर 16 तक एक महाव्यापी जो तमिल पंजिका की अनुसार तमिल कार्तिक महीना माना जाता है, काशी तमिल संगमम शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारत की सभी भाषा को महत्व देने की बात कही है। प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी अपने मातृभाषा में ही पढ़ेंगे तो उनकी समझ, उनकी परिपक्वता, उनकी सृजनशीलता की परिप्रकाश होगा। ऐसे रिकमेंडेशन एनईपी में है। उसी को समाज में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये तमिल संगमम के आयोजन किया गया है। श्री प्रधान ने बताया कि समागम के दौरान तमिलनाडु से छोटे छोटे समूहों में लोग काशी आएंगे और यहाँ की ऐतिहासिक महत्ता को समझेंगे। इस दौरान तमिलनाडु की विभिन्न सांस्कृतिक टोलियां काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। तमिलनाडु की कोई गांव नहीं है जहां काशी से जुड़ाव नहीं है। विश्वनाथ बाबा की, महाप्रभु शिव जी की अखंड श्रद्धा काशी के माध्यम से तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति और तमिल परंपरा में जुड़ी हुई है। ऐसे कहा जाता है कार्तिक महीने में, तमिल कार्तिक महीने में हर एक घर से शिव जी के पास दीप जलाने की परंपरा है। उसी को एक नया रूप देने के लिए तमिलनाडु से 3 जगह से रामेश्वरम, कोयम्बटूर और चेन्नई, ऐसे 3 जगह से इस महीना भर में 12 ग्रुप में 2500 समाज जीवन की प्रतिष्ठित व्यक्ति को चयनित करके लाया जाएगा। समागम के दौरान पूरे 1 माह तक बीएचयू समेत अन्य संस्थानों और गंगा घाटों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समागम में काशी और तमिलनाडु के बीच गहरे अकादमिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति राज्य में निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी। लखनऊ में एक दिन पूर्व एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में अपार संभावनाएं मौजूद हैं और उनकी सरकार इन अवसरों को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की नई नीति आई है जो 2022 से 27 के बीच में लागू रहेगी। यह उद्योग नीति देश की सर्वोत्तम नीतियों में से एक साबित होगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, प्रदेश ने स्टार्टअप की अपनी नीति लागू की और एमएसएमई के सेक्टर में, खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में तमाम संभावनाएं बढ़ रही है। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी तब उत्तर प्रदेश में इस फील्ड में तमाम उद्यम लग रहे थे। आप याद करिए,
कोसी कला का पेप्सिको इंडिया का 800 करोड़ रुपए का एक उद्यम इसी उत्तर प्रदेश में लगा। ब्रिटानिया ने बाराबंकी में अपना उद्यम लगाया। ये दिखाता है उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें संभावनाएं दिखी, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के वे अपना इस प्रकार का उद्यम लगा रहे हैं। ढेर सारी ऐसी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बन रही हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने एक दिन पूर्व उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कुक्कुट व्यवसाय किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और कुपोषण से संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने में सक्षम है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा द्वारा आयोजित इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन के 3 दिवसीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का राजभवन से ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने यह बात कही। अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने कहा कि देश के विकास में कृषि एवं पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि बैकयार्ड कुक्कुट पालन भूमिहीन लघु एवं सीमांत किसानों एवं पशुपालकों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने के साथ साथ उचित पोषण का भी मजबूत आधार है। राज्यपाल ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में वैज्ञानिक पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में नया प्रशिक्षण एवं आवासीय केंद्र के स्थापना की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि ज्ञान को विश्वविद्यालय की परिधि तक सीमित न रखा जाए, बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी गांव में जाकर ऐसे परिवारों से जुड़ें और ज्ञान एवं अनुसंधान का लाभ प्रदान कर उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति में सहायक बने। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्रेटर नोएडा में चल रहे भारत जल सप्ताह के समापन सत्र को आज संबोधित करेंगे। 1 नवंबर से शुरू हुए 5 दिवसीय भारत जल सप्ताह के विभिन्न सत्रों में जल संरक्षण, कृषि में जल के अत्यधिक उपयोग को रोकना और इसके प्रबंधन के बारे में चर्चा हुई। देश भर से बड़ी संख्या में विद्वानों ने इसमें भाग लिया। उपराष्ट्रपति के अलावा आज समापन सत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। भारत जल सप्ताह का उद्घाटन 1 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आयोग द्वारा 16 मई को बरामद की गई शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वाराणसी जिला न्यायालय ने पिछले महीने आकृति की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और पुरातत्व विभाग को नोटिस भेजकर अगली तारीख तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। देवोत्थान एकादशी का पर्व कल धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर कल वाराणसी में बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा में स्नान किया। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के शयन के बाद देवोत्थान एकादशी पर उठते हैं। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की भी परंपरा है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के साथ शुभ कार्यों पर लगा प्रतिबंध भी समाप्त हो गया है। इसके साथ ही विवाह और अन्य शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। वाराणसी में 7 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। इस अवसर पर भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आकर्षक फूलों से सजाया जाएगा। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि देव दीपावली पर काशी आने वाले श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम जरूर जाते हैं। इसी को देखते हुए दक्षिण भारत के एक श्रद्धालु ने काशी विश्वनाथ दरबार को अपनी तरफ से भव्य फूलों से सजाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की फूलों से सजावट पर लगभग 80 लाख रुपए की लागत आएगी।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में 17 नवंबर से काशी तमिल समागम का होगा आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने समागम की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश की नई औद्योगिक नीति राज्य में निवेश को आकर्षित करने में सहायक साबित होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सर्वेक्षण में मिली आकृति की वैज्ञानिक विधि से जांच संबंधी याचिका मंजूर की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।